पैसा पैसा पैसा, यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसा। आज के समय में हर इंसान पैसे के पीछे इतना तेजी से भाग रहा है कि अगर आप इस दौड़ में नहीं दौड़ेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे पास जितना ज्यादा हो उतना कम, यानी कि हम कभी भी पैसे को लेकर संतुष्ट हो ही नहीं सकते। अमीर से अमीर इंसान और भी ज्यादा अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे में अगर गरीबों की बात करें तो उनके स्ट्रगल की कहानी अलग ही लेवल की है। उन्हें तो पैसे के साथ साथ बाकी सुख सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान दे तो पैसा एक ऐसा साधन बन चुका है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की 90% तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, व्यवसाय से लेकर हर एक चीज जो एक आम इंसान की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसे पैसे से खरीदा जा सकता है। अब जब पूरी दुनिया इस पैसे की भागा दौड़ी में आगे बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगी हुई है, तो फिर आप भला पीछे क्यों रहे? और आपके लिए लेकर आया हूं जेम्स एलन, नेपोलियन हिल और रॉजर फ्रिट्ज की लिखी एक ऐसी बुक का एक्सप्लेनेशन जो आपको अमीर बनने के वो राज बताएंगी जिसकी मदद से आप भी एक अमीर आदमी बन पाएंगे। इस किताब का नाम है मास्टरिंग मनी, हाउ टू बिकम रिच, जिसे लिखा है 3 अलग अलग राइटर्स ने, पहले जेम्स एलन, नेपोलियन हिल और रॉजर फ्रिट्ज ने। इन तीनों राइटर्स ने मिलकर हम सभी के लिए एक कमाल की किताब लिखी है। मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में जरूर मददगार साबित होगी। तो चलिए फिर अमीर बनाने वाले इन सीक्रेट्स को जानते हैं और समझते हैं। जब बात अमीर बनने की होती है तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा पैसों के ऊपर घूमता है। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए केवल और केवल पैसे की जरूरत है, जबकि ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर जाते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर विजन एंड आइडियल को जेम्स एलन ने लिखा है। शो की शुरुआत में आपको बता दें कि इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग राइटर्स ने लिखा है, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। हम आपको चैप्टर के साथ उसके राइटर का नाम भी बताते चलेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि इस चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है। जेम्स एलन ने अपने इस चैप्टर में अमीर बनने के लिए एक सही विजन और आइडियल के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही विजन की जरूरत होती है। जब तक आपको आपकी लाइफ में सही विजन ना हो तब तक आप केवल नदी में रहते एक नाव के समान होंगे जिसके किनारे का कोई ठिकाना नहीं होगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेम्स एलन ने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह एक स्ट्रॉन्ग विजन रखना चाहिए। उनके अनुसार हमारा विजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारी ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। अब बात करते हैं विजन आखिर है क्या। तो विजन एक हाई लेवल गोल होता है जो किसी इंसान के थिंकिंग और एक्शन को दिखाता है। दरअसल विजन हमारा वो सपना होता है जिसे हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अक्सर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके बारे में सोचते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। इसीलिए अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी मंजिल तक बिना गलती किए पहुंचने के लिए हम जो कुछ भी सोचते और प्लानिंग करते हैं वो हमारा विजन कहलाता है। जेम्स एलन बताते हैं कि हमें अपने विजन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म विजन और दूसरा लॉन्ग टर्म डिजाइन। छोटे स्तर पर कम समय में क्या पाना चाहते हैं और आप बड़े स्तर पर ज्यादा समय में क्या पाना चाहते हैं, ये दोनों हमारे विजन है कि हम अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अगर आप अगले 3 महीने के लिए कोई विजन प्लान करते हैं कि आपको अगले 3 महीने तक 10 लाख रुपए कमा लेना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म विजन हो गया, यानी आपका शॉर्ट टर्म प्लान। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं कि ये साल खत्म होने से पहले आपको करोड़पति बनना है, इसके लिए आप पूरे 1 साल की प्लानिंग और तैयारी करेंगे। आपको उस 1 साल में क्या कुछ करना है ये आप आज ही निर्धारित करेंगे, जो आपका लॉन्ग टर्म विजन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप विजन को तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आइडियल, यानी कि हमारे आदर्श, हमारे उसूल। अब दोस्तों इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि फला इंसान मेरा आइडियल है, यानी कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूँ। तो अगर आइडियल को एक्सप्लेन किया जाए तो आइडियल वो मेंटल सिचुएशन है जो हमें किसी स्पेशल इंसान या चीज को पाने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करता है।
जो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। हमारे आदर्श किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फिर चाहे वो सोशल हो, रियलिज्म हो या मॉरल हो। हमारे लिए उसे इंसान या चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और हम उसे किसी भी हद तक पाने की चाह रखते हैं। जब हम किसी चीज को अपना आइडियल मानकर काम करते हैं, यानी हम किसी चीज को अपना आइडियल मानकर अपने मन में एक विजन क्रिएट करते हैं, तो हमारा मन उसे पाने के लिए सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। जेम्स एलन हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आपका अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए और आपके पास एक आइडियल होना जरूरी है। यानी कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो आपको अमीर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें इलॉन मस्क बहुत पसंद है, क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया के ऐसे अमीर इंसान है जो हजारों यूथ को इंस्पायर करते हैं। तो आपके पास इस तरह की आइडियल और विजन का होना बहुत जरूरी है। आइडियल को और भी डिटेल में समझने के लिए एलन कहते हैं, जब हमारी सोसाइटी में कोई इंसान कुछ बड़ा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ के साथ साथ नकल भी करना शुरू कर देते हैं, यानी लोग उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो इंसान हजारों लोगों के लिए आइडियल बन जाता है। अगर आप भी अपनी सोच को नई दिशा में लाकर कुछ नया करते हैं तो आप भी लोगों के लिए एक आइडियल बन जाएंगे। आज हम भी किसी न किसी इंसान को फॉलो करते हैं, फिर वो चाहे कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, एक्टर, सिंगर, डांसर या बिजनेसमैन क्यों ना हो। यहाँ तक लोग पॉलिटिशियंस को भी फॉलो करते हैं। जेम्स एलन बताते हैं कि आपको अपने विजन को फुलफिल करने के लिए उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में अमीर बनने के लिए अगर आपने जो कुछ भी प्लान किया है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दीजिए और उसके लिए जो भी जरूरी चीज है, जैसे कोई जरूरी स्किल जो आपको सीखनी चाहिए, उसे जरूर सीखें। जेम्स एलन बताते हैं कि हर इंसान का उसकी लाइफ में एक एम होना चाहिए। बिना एम के लाइफ बेकार है। जिस इंसान का अपनी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने मन में झांक कर यह पता करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। एक बार आपको अपनी लाइफ का गोल मिल जाए तो फिर आपको उसे पाने के लिए खुशी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रयास और परिणाम दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा नाता है। आप जितना ज्यादा प्रयास करते हैं, सफलता मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। इसीलिए लाइफ में एक लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करें। तब तक कोशिश करें जब तक लक्ष्य आपको हासिल ना हो जाए। अब यहाँ एक बात और है जो आपको आपकी मंजिल और आपके बीच में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो है आपका एटीट्यूड। इस बुक का सेकंड चैप्टर है कि आपका एटीट्यूड किस तरह आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है। इसीलिए मंजिल पाने के लिए आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, जानेंगे सवाल का जवाब अगले एपिसोड में। दोस्तों, सेकंड चैप्टर की शुरुआत नॉर्मल विंसेंट पॉल के एक कोट के साथ होती है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बना सकता है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बनाएगा। सेकंड चैप्टर को रॉजर फ्रिट्ज ने लिखा है। वो कहते हैं कि दोस्तों, यहाँ एटीट्यूड का मतलब आपके नजरिए से है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं और आप दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं। वो बताते हैं कि क्या आपका एटीट्यूड आपके सोचने के तरीके को बताता है कि आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ये तय है कि आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनका मानना है कि पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते हैं। उनके अंदर एक कमाल की विल पावर होती है जो उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने की क्षमता देती है। वो कभी भी मुसीबत के आगे हार नहीं मानते और ना ही कभी कोशिश करना बंद करते हैं। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक नई अप्रोच के साथ एक नया डिसीजन और एक नया रास्ता बनाते हैं। वो ये बखूबी जानते हैं कि किसी मुश्किल हालात को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अब क्योंकि इस पूरी किताब में अमीर बनने की बात हो रही है, यानी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एटीट्यूड भी आपका ग्रोथ को लेकर होना चाहिए। राइटर ने साफ साफ बताया कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है। आपका नजरिया आपकी मंजिल तय करता है। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में एक दिन बहुत सारे पैसे के मालिक होंगे।
राइटर हमें ये बताते हैं कि हमारे पिछली जिंदगी में जो कुछ भी होता है और हमारे प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी अगर किसी चीज को लेकर आपकी पिछली जिंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा और आपकी करंट सिचुएशन भी उसी तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचने समझने की कोशिश करता है और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगा रहता है। रॉजर बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट दिए। पहला, आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जिनका दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता है। आपको उनसे एक सफल रिश्ता कैसे बनाना है, ये सीखना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आपको जिम्मेदारियों को बांटना आना चाहिए। कुछ लोग जिम्मेदारियां बांटना नहीं जानते, बल्कि या तो वो खुद को कई जिम्मेदारियां दे देते हैं या किसी एक के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना आपको पीछे छोड़ सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को भी अपने अंदर अपना लीजिए। तीसरा, नेक्स्ट, रॉजर बताते हैं कि इंसान को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, फिर काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए उस काम को समय पर फिनिश करना चाहिए। योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिवनेस इज द की ऑफ सक्सेस। चौथा, राइटर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर वो आपके फेवर में हो या फिर आपके फेवर में ना हो, आपको उसे खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। पांचवा, फिर आगे राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपने काम के प्रति हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे चेक और अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। छठा, आपको हर किसी का सम्मान करना चाहिए, फिर वो आपसे छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो। आपको अपने साथ साथ दूसरों के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सातवां, राइटर हमें बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए जितना हो सके। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बातें ही करनी चाहिए। आठवां, रॉजर फ्रिट्ज बताते हैं कि आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। आगे चैप्टर में रॉजर फ्रिट्ज ने बिजनेसमैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो उन्हें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई अकाउंटेबल पीपल। बुक में हमें बताया गया है कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में अपना वक्त और साथ दोनों ही दे सकते हैं। आपको केवल उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए जो आपके लिए लॉयल और आपकी कंपनी या बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इस तरह राइटर अकाउंटेबल पीपल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं, जिनकी मदद से आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद राइटर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है द लीस्ट वैल्यूएबल पीपल, यानी कि LVP प्रोफाइल। पहले यहां बात कर लेते हैं लीस्ट वैल्यूएबल पीपल कौन होते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, जो अपने काम को सही समय पर नहीं करते हैं और ना ही उसे सही तरीके से करते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है और उसके अंदर टीम वर्क करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह के लोगों को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके फेलियर में सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगले पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट को समझाते हुए राइटर हमें बताते हैं कि गेट द हेल्प यू नीड। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हमेशा लोगों से हेल्प लेने के लिए भी तैयार होता है। वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि उसे जब जरूरत होती है वो लोगों से खुलकर बात करना पसंद करता है। इस तरह के लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इस तरह के लोगों के क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के होते हैं, जो प्रॉब्लम पर ध्यान ना देकर सोल्यूशन पर ध्यान देते हैं और बिना घबराए अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और वो अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का पूरा फोकस केवल और केवल ग्रोथ के ऊपर होता है। वो दूसरों से किसी तरह का कंपटीशन नहीं रखते, बल्कि वो अपना खुद का एक कंपटीशन बनाते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है व्हाट्स रॉन्ग वर्सेस हु इज रॉन्ग।
देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है या सक्सेसफुल बनना है तो आपको गलत और सही का पता होना चाहिए। इसीलिए राइटर कहते हैं कि क्या गलत है और कौन गलत है। आपको हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। यानी लाइफ में ग्रोथ करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो गलत है उसे गलत कहना और जो गलत लोग हैं उनका साथ छोड़ना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी आदतों में से एक है जो आपको आसानी से अमीर बना सकती है। उम्मीद करते हैं कि राइटर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप आसानी से समझ पाएंगे। बात करें अपने अगले पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो है ओवरकमिंग योर ओन नेगेटिव एटीट्यूड्स। लाइफ में कई बार सिचुएशन और गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में राइटर कहते हैं कि आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव, यूज ऑफ ह्यूमर, मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को दूर कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अपने इस पॉइंट में राइटर हमें बताते हैं कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने फैसले और अपने गोल के लिए खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उन्हें कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए राइटर ने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इस तरह के: सेलिब्रेट स्मॉल विंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, prepare and practice, seek feedback, focus on personal growth, surround yourself with supportive people, take care of yourself। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द ये सीख जाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम सीखने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो चलिए फिर जानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल किस तरह हमें अमीर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तो अभी तक आपने जेम्स एलन और रॉजर फ्रिट्ज के लिखित एक चैप्टर के बारे में सुन लिया, लेकिन अब इस चैप्टर को लिखा है नेपोलियन हिल ने, जिनकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच वर्ल्ड फेमस बुक में से एक है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इस चैप्टर में ग्रोथ के लिए सेल्फ कंट्रोल के बारे में क्या कुछ बताया। राइटर हमें बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल इंसान को अपने गोल पर फोकस करने में मदद करता है। ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ अपने एक्शन के ऊपर भी कंट्रोल करने की शक्ति देता है। जब हम किसी काम को पेशेंस के साथ बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पैसा कमाने के लिए भी हमें इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने बनाए गए प्लान को बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है, और हम जिस भी काम में लगे होते हैं अपना पूरा ध्यान केवल उस काम के ऊपर लगाना होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल पर्सन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम अपने गोल के ऊपर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना पूरा ध्यान लगा पाते हैं। आगे राइटर हमें सेल्फ कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है कंट्रोलिंग योर थॉट्स, जिसमें हम सही और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देते हैं और वहीं नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने में भी मदद करते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है इमोशन कंट्रोल। हम सब सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मैनेजिंग एक्शंस, यानी कि सही और समय पर कार्य करने की क्षमता सेल्फ कंट्रोल के द्वारा बनाई जा सकती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर फोकस करने में मदद करता है। हमारा चौथा सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल हमें अपने सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, जिससे हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने एक्शन को संभाल सकते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है अवेयरनेस एंड बैलेंस। सही डिसिप्लिन और बैलेंस के साथ सेल्फ कंट्रोल हमें अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाता है। तो ये तो बात हो गई सेल्फ कंट्रोल के कुछ फायदों के बारे में कि उनसे हमें क्या कुछ फायदा मिलने वाला है।
तो अब आप भी तैयार हो जाइए अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए। आगे राइटर हमें कई ऐसी अदृश्य शक्तियों के बारे में बताते हैं जो सेल्फ कंट्रोल के लिए डेवलप की जाती हैं। दरअसल जब हम सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं तो हमारे अंदर शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं जो हमें लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहले है भूख। यानी इंसान को ग्रो करने के लिए पैसे की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी बड़ी भूख होगी आप उतना ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। दूसरा पॉइंट राइटर बताते हैं आपके मानसिक दृष्टिकोण यानी कि मेंटल अप्रोच के बारे में। आप जिस तरह की सोच रखते हैं आप समय के साथ इस तरह के बनते जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल हमें पॉजिटिव थॉट डेवलप करने में मदद करता है। आपकी प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। अब आप बात करें तीसरे पॉइंट की तो वो है टाइम। राइटर का मानना है कि ग्रोथ करने के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी काम को अगर ऑन टाइम नहीं करते हैं तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है सॉलिट्यूड यानी शांति। दोस्तों ग्रोथ करने के लिए आपके मन में शांति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा तो आप बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे और नए नए आइडियाज को सोच पाएंगे। वहीं अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी तो आप ना तो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ना ही सही तरीके से कोई प्लानिंग कर पाएंगे। इसी के साथ राइटर आगे बताते हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी कि वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में गोल का होना कितना ज्यादा जरूरी है। बिना गोल के जीवन वेस्ट है, यानी कि बेकार है। अगर आप एक बार सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने उद्देश्य को आसानी से पा सकते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके मन में एक क्लियर विजन यानी एक क्लियर पर्पस होना जरूरी है। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि स्ट्रॉन्ग मोटिव इंसान को हमेशा मोटिवेट रखता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बुक के राइटर हमें डिसिप्लिन के अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। इंसान का डिसिप्लिन में होना उसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इस बात को बखूबी इस किताब के अंदर बताया गया है, जिस पर उन्होंने गांधी जी और गौतम बुद्ध दोनों का ही एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज के बारे में समझाया है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उसकी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हर एक काम को करने का सही तरीका होता है उसी तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो किसी भी बड़े इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हैं, आप उनकी कहानी उठाकर पढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके सोने उठने खाने पीने से लेकर हर एक काम को करने का एक निश्चित सही तरीका और समय होता है। अगर बात करें सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे की तो ये आपको डिफरेंट तरीके से बेनिफिट देता है। जैसे सबसे पहले ये आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करता है। दोस्तों आपके काम करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करता है, यानी आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन आपके स्वास्थ्य को भी सही रखने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, ये आपको इमोशनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में। ज्यादा पैसे कमाने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस चीज को एक अलग ही तरीके से एक्सप्लेन किया है जो किताब को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के लिए हमें इस किताब में क्या कुछ बताया गया है। दरअसल इसका नाम सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये केवल मंजिल पाने के लिए एक प्लानिंग का तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल 3 मेन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रॉपर प्लानिंग। हाँ, ये सच है कि अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। लेकिन नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपको अपने प्लान को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपडेट भी करते रहना चाहिए।
क्योंकि कई बार हमारे प्लान एक स्टेज पर आकर फेल भी हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर के कारण अपने प्लान पर काम करना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। किसी प्लान का बार बार अनसक्सेसफुल होना इस बात का सबूत है कि आप उस प्लानिंग के वक्त में अपने मन को कंस्ट्रक्ट ना करके जल्दबाजी में आपने कोई प्लानिंग की है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट की माने तो हमें काम करने से पहले सबसे ज्यादा वक्त उसकी प्लानिंग पर देना चाहिए। एक बार अगर आपने सही प्लानिंग बना ली तो आप उस पर तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में प्लानिंग करते हैं वो अक्सर काम के वक्त रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं। राइटर का मानना है कि अक्सर हमें प्लानिंग करते वक्त कुछ एक्सपर्ट से भी सजेशन ले लेने चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो चुनौतियों का सामना करके एक नई लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप उनसे डिस्कस करके उनके सजेशन से अपनी प्लानिंग बनाते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली पूरी किताब में बिजनेस, जॉब और कॉर्पोरेट के लिए ही बातें की गई हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल हमें दूसरे पॉइंट के बारे में बताते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एक सक्सेसफुल लीडर के पास अपनी टीम के साथ काम करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने एक अच्छे लीडर की 11 मेरिट और 11 डीमेरिट के बारे में बताया, जो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में। पहला है विजन। दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए क्लियर विजन रखना और इसे क्लियर तरीके से उन्हें बताना। दूसरा है कम्युनिकेशन। थॉट, एक्सपेक्टेशन और फीडबैक को कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी, एथिक्स और कंसिस्टेंसी को कम करना, जो टीम के सदस्यों के बीच फेथ और रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। चौथा है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी। अपने काम और नतीजों की जिम्मेदारी लेना और दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं एक सक्सेसफुल लीडरशिप के। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेजर केसेस के उन सक्सेसफुल लीडरशिप के। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो चीजें हैं उन्हें छोड़ के उसके अलावा एक अनसक्सेसफुल लीडर के अंदर जो चीजें होती हैं हम केवल उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला, ईगो एंड एरोगेंस। दूसरा, फेलियर टू लर्न एंड अडेप्ट। तीसरा, सैक्रिफाइसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस डेलीगेशन। चौथा, एक्सपेक्टिंग सैलरी फॉर नॉलेज नॉट एक्शन। पांचवा, फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स। छठा, लैक ऑफ इमेजिनेशन। सातवां, सेल्फिशनेस। आठवां, लैक ऑफ डिसिप्लिन। नौवां, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इन बैड हैबिट्स को दूर करना होगा ताकि आप भी एक अच्छे लीडर बन सके, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस को पा सकता है। अब आगे राइटर ने बात की है रिज्यूमे के बारे में। दरअसल जब हम कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वहां पर अपना रिज्यूमे देते हैं ताकि हमें बेहतर से बेहतर जॉब मिल सके। अपने इस चैप्टर में राइटर हमें रिज्यूमे में होने वाली मिस्टेक के साथ साथ एक परफेक्ट रेज्यूमे की मेकिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल रेज्यूमे एक ऐसा माध्यम है जो बिना बोले आपके बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन हम सभी अपने रेज्यूमे में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कम होता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास आपका पर्सनल रेज्यूमे होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि कई बार बिजनेस में भी आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ बताया है राइटर ने अपने इस चैप्टर में रिज्यूमे को लेकर। दोस्तों, रिज्यूमे बनाना तो आप सभी लगभग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसके बारे में राइटर बताता है जो आपको अपने रिज्यूमे में हर हाल में मेंशन करना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले है आपका एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। आपको डिटेल में बताना चाहिए कि आप किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही आपकी किस चीज में ज्यादा एक्सपर्टीज है। लाइक कोई ऐसी चीज जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट है उसे भी मेंशन करना ना भूलें। इसके साथ नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं
कि जब कभी आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें रेफरेंस और रिकमेंडेशन जरूर से लिखना चाहिए। ये वो फैक्टर है जो सामने वाले को आपके बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल ऑफ रिलायबिलिटी, हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप सामने वाले का भरोसा जीतना चाहते हैं। आपको अपने काम, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस का टेस्टिमोनियल भी जरूर अटैच करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। अपनी पिछली जॉब में या आप पिछले सालों में क्या क्या काम करते आए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में भी मेंशन करना चाहिए, लाइक आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किस सेक्टर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और किस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करें, लेकिन उन क्वालिफिकेशन को जरूर से ऐड करें जो उस अपॉर्चुनिटी या जॉब के लिए रिलेटेबल हो। ये कुछ टिप्स हैं जिनके द्वारा आप अपने रिज्यूमे को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, जो आपको एक बेहतर जॉब या अपॉर्चुनिटी पाने में मदद कर सकता है। राइटर ने इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में विद एग्जांपल समझाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी मनचाही पोजीशन को कैसे पाएं। कि आप एक स्ट्रगलर हैं या स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी मनचाही पोजीशन कैसे मिले, इन चीजों के बारे में भी इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से पॉइंट हैं जिसके द्वारा आप अपनी मनचाही जॉब पा सकते हैं। जब कभी भी आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने डिजायर जॉब को एक्सप्लेन करना ना भूलें। यानी आप ये बताना ना भूलें कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आता है आप टारगेट सिलेक्शन के ऊपर जरूर से फोकस करें। आप उन्हें ये बताएं कि आप उस पोजीशन पर क्यों आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा उन्हें अपने काम और अपने एक्सपीरियंसेस का रेफरेंस जरूर दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका नेचर, आपका अपना प्रेजेंटेशन। कई बार रिज्यूमे और इंटरव्यू की वजह से भी हमें वो पोजीशन नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होती है। इसीलिए हमारा पर्सनल नेचर, पर्सनल बिहेवियर भी